हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिंधु जल संधि के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है आपके अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नजरिए से भी यदि आप देखते हैं, और साथ ही यदि आप पीटी देने जा रहे हैं, चाहे वो IAS है या फिर PCS है, वहां पे भी इस जल संधि के प्रावधानों के ऊपर क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है। दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है हम लोगों के लिए। आज हम डिटेल में इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मुद्दा है ना, ये लगभग हमेशा चर्चा में रहता है। थोड़ा सा भी भारत पाकिस्तान के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए तो मांग उठने लगती है कि भारत को सिंधु जल संधि के बातों का पालन करने की क्या जरूरत है। भारत तो ऊपरी राज्य है, यदि भारत चाहे तो पाकिस्तान में पानी की सप्लाई को रोक सकता है। अलग अलग बयान आते रहते हैं अलग अलग लोगों के। तो ये जो संधि है ये लगातार चर्चा में बनी रहती है। अभी हाल फिलहाल में ये संधि चर्चा में क्यों है? बेसिकली नई दिल्ली ने यानी कि भारत सरकार ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए इस्लामाबाद को एक नोटिस जारी किया है हाल ही में। और वो नोटिस है कि भाई जो संधि के प्रावधान हैं उन प्रावधानों में कहीं ना कहीं हम रन ऑफ द रिवर, मैं सारी बातें आप लोगों को बताने वाली हूं, हम उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बिजली इत्यादि परियोजनाओं को लागू कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा इन मुद्दों पे कभी भी भारत का समर्थन नहीं करता है, और वो जो है भारत की इन परियोजनाओं को लेके अंतरराष्ट्रीय जो जगत है उसमें आलोचना करता है या फिर इस मुद्दे को उठाता है। तो लगातार ये जो है ना बहस या चर्चा का विषय बना रहता है भारत और पाकिस्तान के मध्य। यदि हम बात करें ये सिंधु जल संधि के बारे में, सबसे पहले पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। ये जो नोटिस है ये भारतीय पक्ष में पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण पर, यानी जब भी भारत पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण करने की बात करता है तो उस निर्माण पर बार बार आपत्ति जताते हुए संधि को लागू करने में पाकिस्तान की निरंतर हठ धर्मिता का अनुसरण करता है। यानी पाकिस्तान कहीं ना कहीं लगातार हठ धर्मी बना हुआ है इन परियोजनाओं के संदर्भ में। तो उसी के संदर्भ में जो है ये नोटिस जारी किया गया है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, 1960 में ये जल संधि हुई है। समझौते में बदलाव लाने के लिए संधि के अनुच्छेद 12(3) को लागू कर रहा है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये पहली ऐसी संधि है जो न केवल पानी का बंटवारा करती है बल्कि नदियों का बंटवारा कर लेती है। अभी हम डिटेल में मैप के माध्यम से समझेंगे कि कौन सी नदियों का जल पाकिस्तान को जाएगा इस संधि के तहत और कौन सी नदियों का जल भारत को आएगा। ठीक है, अब यदि हम देखें सिंधु जल संधि और इसका विवाद निवारण तंत्र, यदि हम इस पूरे मुद्दे की बात करें, जो सिंधु जल संधि है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में उपलब्ध पानी का उपयोग करने के लिए विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल वितरण संधि है। इतना मैंने आपको बताया कि भाई ये क्या है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का बंटवारा कर रही है। 3 नदियों का जल पाकिस्तान को, जो पश्चिमी नदियां हैं, और पूर्वी 3 नदियों का जल भारत को। विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह संधि की गई थी। इतना समझ में आ रहा है, 1960 में हुई, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई। 3 पश्चिमी नदियां पाकिस्तान प्रयोग करेगा, 3 जो पूर्वी नदियां हैं वो भारत प्रयोग करेगा। बेसिकली इस पर 1960 में इस संधि पर भारत की जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन श्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में हस्ताक्षर किए थे कि भाई ठीक है, हम इस तरीके से जो है नदियों का बंटवारा कर लेते हैं ताकि भविष्य में चिंताएं उत्पन्न ना हो, भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक इसका मध्यस्थ था। अब यदि हम बात करें, पहले एक मैप के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। ये आपको दिख रहा है मैप। जो ऊपरी 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां, इन 3 नदियों का जल जाएगा पाकिस्तान के पास। और जो निचली 3 नदियां हैं यानी रावी, व्यास और सतलज, इन 3 पूर्वी नदियों का जल आएगा भारत के पास। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ऊपरी 3 वहां और निचली 3 यहां।
अब यही बात यहाँ पे लिखी है कि इस संधि की बात करें तो भारत को 3 पूर्वी नदियों जिसमें व्यास, रावी और सतलुज के पानी पर नियंत्रण देती हैं, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। ठीक है, अब यदि हम एक रेशियो की बात करें, परसेंटेज की बात करें, भारत में सिंधु प्रणाली द्वारा ले जाए जाने वाले कुल पानी का लगभग 20% है। इस संधि के द्वारा भारत को, मान लीजिए 100% वाटर है तो 20% भारत को मिलता है, जबकि पाकिस्तान में 80% जाता है। फिर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं दिखता यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट आपको पीटी में सीधा पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, उल्टा दे देगा। आपको लगेगा कि भारत उत्तरवर्ती राज्य है तो भारत ने ज्यादा पानी अपने पास रखा होगा, है ना, हो सकता है ऐसा आप एग्जाम में एज्यूम करें, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर कुछ अलग ही होता है, दिमाग में कुछ कुछ लॉजिक आते हैं, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लगभग 20% जल का उपयोग भारत करता है और 80% जल का प्रयोग कौन करता है? पाकिस्तान करता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है। अब इसी संधि में ये प्रावधान किया गया है कि जो ऊपरी 3 नदियां हैं ना, यानी जो सिंधु, झेलम और चिनाब, जो 3 नदियां हैं, इन नदियों पे भी भारत को सीमित सिंचाई उपयोग का अधिकार है, यानी सीमित सिंचाई में इस जल का उपयोग कर सकता है भारत, लेकिन रोक के नहीं कर सकता। देखो, पहली बात तो सीमित सिंचाई उपयोग कर सकता है, बिजली उत्पादन अनुप्रयोगों के लिए भी गैर उपभोगात्मक उपयोग के लिए पश्चिमी नदी के पानी का उपयोग करने की अनुमति है। मान लो पनबिजली प्रोजेक्ट लगाने हैं, छोटे मोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने हैं, तो भी इन नदियों के जल का भारत प्रयोग कर सकता है। भारत के पास पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर, ध्यान रखिएगा इस टर्म को, रन ऑफ द रिवर, इसे ROR भी बोलते हैं, परियोजनाओं के माध्यम से पन बिजली उत्पन्न करने का अधिकार है, जो डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों के अधीन अप्रतिबंधित है, यानी इसके लिए कुछ अलग अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं। लेकिन इस संधि में यह बात है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत पन बिजली परियोजनाओं में ऊपरी 3 नदियों के जल का प्रयोग भी कर सकता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या है? यूजुअली हम कोई भी प्रोजेक्ट नदी पे लगाते हैं, मान लीजिए नदी बह रही है, यहाँ पे हमने बना दिया जी बांध, नदी के फ्लो को रोक दिया। ठीक है, यानी नदी के फ्लो को रोक दिया, और इस फ्लो को रोक के यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने जल इकट्ठा कर लिया बड़ा, यहाँ पे पानी हो गया कम, ये तो नॉर्मल है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में क्या होता है? मान लीजिए नदी चल रही है, यहाँ पे हमने छोटा सा प्रोजेक्ट लगा दिया, हल्का सा यहाँ पे हमने एक दीवार खड़ी कर दी, थोड़ा पानी यहाँ चला गया, बाकी का पानी फ्लो होके यहाँ पे आ गया, यानी पानी के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में। यानी चलती हुई नदी के ऊपर हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट से पानी के बहाव में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आता है। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को अनुमति दी गई है इस संधि के तहत। बात समझ में आई? यानी आपसे यदि पूछे कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स को इस संधि के तहत अनुमति दी गई है क्या जी, तो दी गई है। ठीक है, अगली बात, सिंधु जल संधि के तहत प्रदान किया गया, साथ ही इस सिंधु जल संधि के तहत ना एक विवाद निवारण तंत्र भी गठित करने की बात की गई है कि मान लो यदि पाकिस्तान और भारत में किन्हीं विषयों पे विवाद उत्पन्न होता है तो एक विवाद निवारण तंत्र की बात इसमें की गई है। सिंधु जल संधि के तहत जब भी भारत कोई परियोजना शुरू करने की योजना बनाता है, मान लो भारत कोई परियोजना शुरू करना चाह रहा है, तो उसे पाकिस्तान को सूचित करना होता है कि भाई हम इस नदी पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट का डिजाइन है, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, हम इससे इतना पानी के माध्यम से पन बिजली उत्पन्न करेंगे, यानी पूरी सूचना देनी होती है पाकिस्तान को। इन चिंताओं को सिंधु आयुक्तों, यानी जो भी फिर चिंताएं उत्पन्न होती हैं उसको सिंधु आयुक्त या तटस्थ विशेषज्ञ जो इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं या मध्यस्थता न्यायालय के स्तर पर श्रेणीबद्ध तरीके से दूर किया जाता है। जो भी चिंताएं उत्पन्न होती है, मान लो पाकिस्तान को कुछ आपत्ति हो गई भारत की किसी परियोजना से, तो फिर या तो मध्यस्थता न्यायालय के पास जाएंगे या फिर कोई तटस्थ विशेषज्ञ का गठन मिलजुल के करते हैं। मान लीजिए दोनों इस बात पे सहमत हो जाएं कि भाई हाँ मध्यस्थता न्यायालय जो है इस मुद्दे को सुलझा दे, जो वो कहेगा वो मान लेंगे, या फिर इस बात पे सहमत हो कि भाई छोड़ो मध्यस्थता न्यायालय के पास, हम किसी तटस्थ विशेषज्ञ के पास जाते हैं, वो जो कहेगा हम उसको फॉलो कर लेंगे।
कई बार इसी मुद्दे पे विवाद उत्पन्न हो जाता है कि एक देश तो कहता है कि हम तो मध्यस्थता न्यायालय के गठन की बात करना चाहते हैं और दूसरा देश कहे कि भाई हम तो जो है तटस्थ विशेषज्ञ की बात को मानेंगे। इस मुद्दे पे भी विवाद होता रहता है और दो ऐसी परियोजनाएं हैं जो लंबे समय तक अटकी पड़ी हैं और लंबे समय से दोनों के बीच में विवाद है इन दो परियोजनाओं के ऊपर। वो परियोजनाएं कौन सी हैं? एक परियोजना है दोस्तों, ये पनबिजली परियोजनाएं हैं। पहली बात तो दोनों की दोनों, एक है किशनगंगा नदी, झेलम की एक सहायक नदी पर है किशनगंगा परियोजना, और दूसरी है चिनाब की सहायक नदी पर है एक परियोजना जिसका नाम है रातले परियोजना। ये दोनों चीजें याद रखनी है। आपको पता है झेलम नदी भी पश्चिमी 3 नदियों में शामिल है और चिनाब नदी भी पश्चिमी 3 नदियों में शामिल है। यानी इन नदियों पे, झेलम पे किशनगंगा और चिनाब पे रातले प्रोजेक्ट भारत बना रहा है, बनाने की बात है। तो इस पे है दोनों देशों के बीच लगातार विवाद चलता रहता है। भारत कहता है कि भाई ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये संधि के नियमों का उल्लंघन नहीं है, ये तो संधि के तहत हम बना रहे हैं। पाकिस्तान की अपनी आपत्तियां रहती हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान ने अब मान लो आपत्तियां हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है, जताता रहता है और संधि के तहत विवाद समाधान तंत्र को कई बार लागू किया गया लेकिन समाधान नहीं हो सका। कई बार समाधान तंत्र बनाया लेकिन समाधान यानी फाइनल कंक्लूजन पे ये लोग नहीं आ पाए। यहां तक क्या पढ़ा आपने? सिंधु जल संधि क्या है, कब हुई, किस किस के बीच में हुई, नदियों का वितरण कैसे है, पानी के परसेंटेज का वितरण कैसे है, सूक्ष्म बिजली परियोजना, पन बिजली परियोजना, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं की अनुमति है ऊपरी 3 नदियों पे भी, यानी कुछ हमने प्रोविजन देखे। इसका निवारण तंत्र, विवाद निवारण तंत्र की व्यवस्था की गई है। वर्ल्ड बैंक की यानी विश्व बैंक की मध्यस्थता में बेसिकली ये संधि की गई है। विश्व का पहला ऐसा ये बेसिकली समझौता तंत्र है जहां पे पानी का ही वितरण नहीं किया गया बल्कि नदियों का वितरण कर दिया कि भाई 3 आप ले लो, 3 हम ले लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई और किन दो बातों को लेके बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच में चुनौतियां उत्पन्न होती है। एक तो किशनगंगा प्रोजेक्ट है, एक रातले प्रोजेक्ट है। तो आपसे ये पूछ सकता है रातले प्रोजेक्ट किस नदी पे है? तो चिनाब पे है। किशनगंगा किस पे है? तो झेलम पे है। तो इस को लेके भी दोनों के बीच में कई बार विवाद निपटान तंत्र बने लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो पाया। 2022 में वर्ल्ड बैंक ने विवाद को हल करने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय के एक अध्यक्ष को समवर्ती रूप से नियुक्त करने की घोषणा की, जो भारत के अनुसार व्यवहारिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करता है। पाकिस्तान का कहना है कि मध्यस्थता अदालत के गठन करो, भाई मध्यस्थता अदालत का गठन करो, जबकि भारत ने विवाद को सुलझाने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की मांग की है। यानी इस विवाद को सुलझाया जाए कैसे, इस सुलझाने के तरीके को लेके भी दोनों देशों के बीच एक मत नहीं है। जब तक दोनों देशों के बीच एक मत नहीं होगा विवाद सुलझेगा नहीं और कहीं ना कहीं यह विवाद खिंचता रहेगा। तो ऐसे में दोनों देशों को मिल बैठ के समाधान की ओर पहुंचने चाहिए। और भारत ऐसा तो है नहीं कि भाई संधि के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। भारत तो संधि के प्रावधानों के अनुरूप ही जो प्रोजेक्ट्स है उनको लगा रहा है ना। तो ये विश्वास भारत को भी दिलाना चाहिए और कहीं ना कहीं इस तरीके के जो विवाद है उनका निपटान मिल बैठ के ही हो सकता है ना। तो एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए इन सबको और कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक को भी इसमें एक भूमिका वर्ल्ड बैंक भी निभा सकता है। पाकिस्तान का कहना है बेसिकली कि वर्ल्ड बैंक भी आए और भूमिका निभाए इसमें। यदि हम देखें भारत के जो हाल के फैसले हैं उनसे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? भारत भी अड़ा हुआ है कि भाई देखो ऐसा है, समझौते के प्रावधानों के अनुरूप भी यदि आप हमें कुछ करने नहीं दोगे, आपको ऐतराज है, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं संधि के प्रावधानों का ही उल्लंघन है अपने आप में। तो ऐसे में भारत भी अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है, थोड़ा सा हट धर्मी नहीं कह सकते लेकिन भारत ने भी अपना इरादा बिल्कुल क्लियर रखा है इस पे। भारत ने सिंधु प्रणाली के जल पर अपने अधिकार का पूर्ण उपयोग नहीं किया है अभी तक। यानी जितना अधिकार है भारत के पास उस अधिकार का भी पूरा का पूरा उपयोग अभी तक नहीं किया है। यदि हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें, विशेष रूप से उरी हमले के बाद से भारत में सिंधु जल, जैसा कि मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था ना,
ये पाकिस्तान की तरफ से जब उरी हमले, पठानकोट हमले, आतंकवाद को जो पाकिस्तान प्रश्रय देता रहता है, भारत में आतंकवाद फैलाता रहता है, इन सारी घटनाओं के बाद इस संधि को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करने की मांग बढ़ रही है। यह देखते हुए भारत को ऊपरी तटवर्ती राज्य होने का स्वाभाविक लाभ है। ऊपरी तटवर्ती राज्य का मतलब क्या है? जैसे आप मैप देखो, ऊपरी तटवर्ती है कि भाई ये सारी नदियां कहां से आ रही हैं? पहले भारत से होके गई पूरा, आप झेलम देख लो, आप चिनाब देख लो, तीनों की तीनों नदियां भारत से। अब अगर हम यहीं पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा दे तो आपका तो हो जाएगा सत्यानाश। तो यही कहना है कुछ जो अलग अलग स्वतंत्र चिंतक होते हैं कि भाई पाकिस्तान के संदर्भ में जब पाकिस्तान बाज ही नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से, तो ऐसे में हम इस संधि के प्रोविजन को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ऊपरी राज्य, ऊपरी तटवर्ती राज्य होने का हमें स्वाभाविक लाभ है। हम इस संधि का प्रयोग एक रणनीतिक उपकरण के तौर पे कर सकते हैं, अपनी मांगे मनवाने के तौर पे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान यदि आतंकवादी गतिविधियां या अपने क्रियाकलापों से बाज नहीं आता है, जो कि उसका इतिहास रहा है, तो ऐसे में हम इस संधि का रणनीतिक प्रयोग कर सकते हैं। और उरी हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, एक संकेत दिया था। उसके बाद से इस पे बहस छिड़ गई थी कि क्या भारत सिंधु जल संधि के प्रावधानों को तोड़ेगा, तो वो तो फिर एक अलग डिबेट का मुद्दा है, हम किसी और दिन उस पर डिबेट करेंगे। क्यों भारत तोड़ सकता है? क्योंकि भारत ऊपरी तटवर्ती राज्य है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना देगा, क्या कर लेगा पाकिस्तान? लेकिन यहां पे भारत को भी तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनमें ऊपरी तटवर्ती राज्य कौन है? पाकिस्तान का महामित्र यानी चाइना है। तो ऐसे में चाइना यदि वहां नदियों के प्रवाह को रोक देगा तो भारत को भी तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है ना। तो ऐसे में जोश से होश नहीं खोया जा सकता है ना। तो हमें थोड़ा सारे प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना पड़ेगा। तो ऐसी बातें, ऐसी डिबेट उठती रहती हैं। उन डिबेट पे हम किसी और दिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करेंगे, जब मैं आप लोगों को आईआर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी। अब बात कर लेते हैं, भारत कई बड़ी और छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए काम कर रहा है। भारत का निष्कर्ष यह है कि भाई हम इस संधि के प्रावधानों के अनुरूप चलेंगे और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कहीं ना कहीं इस संधि के अनुकूल ही होंगे, हम उन पे काम करेंगे। यानी उन सारे प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे या तो रुके हुए हैं या योजना के चरणों में है। यानी भारत भी फाइनली निष्कर्ष पे पहुंच चुका है कि भाई जितना हमको प्रयोग करना चाहिए था इस संधि के अनुरूप जल का, उतना हमने किया नहीं है, हम उसको करेंगे। ये भारत का मत है। अब देखें, संधि निर्बाध बनी हुई है अभी भी, यानी संधि कितने भी ट्रबल्स आए भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना, उरी हमला, पठानकोट हमला, आतंकवाद, कश्मीर में जो है उत्पात मचाना पाकिस्तान के द्वारा, 1960 में ये संधि हुई है, लेकिन अभी भी ये निर्बाध बनी हुई है, यानी लगातार लागू है। भारत संधि से पीछे नहीं हटा है अभी तक, क्योंकि भारत कूटनीतिक और आर्थिक समृद्धि दोनों के मामले में इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संबंधक के रूप में अपनी हस्ताक्षरकर्ता और सीमा पार की नदियों का सम्मान करता है। यानी हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की जो जिम्मेदारियां हैं उनका कंटिन्यू लगातार भारत ने निर्वहन किया है, और सीमा पार नदियों का जो सम्मान है उसका भी भारत बेसिकली सम्मान करता है। तो ऐसे में ये संधि अभी तक निर्बाध बनी हुई है और बनी भी रहेगी, क्योंकि भारत में भी ऐसी बहुत सारी नदियां बहती हैं जहां का आगमन दूसरे देशों से होता है ना। या भारत हम कह सकते हैं कि आपसी सद्भाव, आपसी आर्थिक समृद्धि के लिए मिलके काम करना चाहता है। ठीक है, तो ये आपको फाइनल कंक्लूजन याद रखना है कि ये संधि अभी भी निर्बाध है। ठीक है, अब एक बार हम भारत पाकिस्तान संबंधों को देखें, खासकर इस जल संधि के एंगल से। हम अलग से नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे भारत पाकिस्तान संबंध, हम आईआर में पढ़ेंगे उसको। लेकिन यदि जल संधि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2016 से पहले तीव्र जुड़ाव हो रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन फिर बाद में आतंकी हमले बढ़े, भारतीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वार्ता टूटी पाकिस्तान के साथ, और अंततः बातचीत की बहाली की विशेषता। यानी हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं
जब आतंकवादी हमले बढ़े पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत ने 2 टूक कह दिया था कि जब तक आतंकवादी गतिविधियों पे लगाम नहीं लगाई जाएगी, वार्ता की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं वार्ता बिल्कुल बंद हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच में। यदि हम देखें 2016 के बाद उरी में आतंकी हमला हुआ, पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और कहीं ना कहीं दोनों के संबंधों में और तनाव उत्पन्न हुए। पुलवामा आतंकी हमला हो गया 2019 में, ठीक है, और भारत ने बालाकोट हवाई हमले के जरिए जवाबी कार्रवाई की, तो तनावपूर्ण संबंध और ज्यादा बढ़े। 370 का निस्सरण हुआ तो विभाजन और गहरा हो गया। बेहतर संबंधों के संकेत अभी फिलहाल मिले हैं। क्या संकेत है? क्रिकेट कूटनीति की बदौलत भारत 15 साल के अंतराल के बाद 2023 में पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन दौरा कर सकता है। क्रिकेट कूटनीति हमको यहाँ पे दिख रही है। और कहीं ना कहीं गोवा में ना उच्च स्तरीय एससीओ बैठक होने वाली है। उस बैठक में भाग लेने के लिए भारत ने 12 साल के बाद पाकिस्तान पीएम को भारत का निमंत्रण दिया है। 12 साल के बाद निमंत्रण दिया है पाकिस्तान के पीएम को। इससे पहले आपने देखा होगा सार्क वार्क की बैठक में पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था भारत ने भी, और भारत के जो संबंध अन्य जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उन्होंने भी। मतलब दबाव नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि सार्क की बैठकें ही एक तरीके से रद्द हो गई थी। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे अभी आप स्टेटमेंट देख रहे होंगे पाकिस्तान की तरफ से, थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भाई हमने जो युद्ध किया है भारत के साथ, उसका हमें बेसिकली हानि ही हुई है, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को। तो इस तरीके के आप संकेत देख सकते हो दोनों देशों के बीच में। हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो भी मुद्दे हैं उनको वैधानिक प्रावधानों के जरिए ही सॉर्ट आउट, उनका समाधान निकालने की जरूरत है। दोनों देशों को वार्ता के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से या तटस्थ विशेषज्ञ के माध्यम से एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने की जरूरत है। और यदि संधि के प्रावधानों में ये बात है कि आप रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट या इस तरीके के अन्य प्रोजेक्ट्स या सिंचाई, लघु सिंचाई परियोजनाओं में ऊपरी 3 नदियों के जल का उपयोग कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली जल संधि के जो भी प्रावधान है उनका अनुपालन तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई, क्या है जल संधि, क्या विवाद है, क्या सारा मुद्दा है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि आखिर भारत पाक संबंधों के बीच में ना सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है ये, नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना, चाइना पाकिस्तान धुरी। पाकिस्तान और चीनी नेता क्या कहते हैं कि पहाड़ों से भी ऊंचे संबंध हैं और महासागरों से भी गहरे रूपकों का उपयोग करके अपने संबंधों का वर्णन करते हैं। यानी हमारे संबंध पहाड़ों से भी ज्यादा ऊंचे हैं और महासागरों से भी ज्यादा गहरे हैं। बीजिंग पर पाकिस्तान की आर्थिक निर्भरता हाल के वर्षों में बढ़ी है। जबरदस्त तरीके से लोन ले रखा है पाकिस्तान ने, उच्च ब्याज दरों पे बिक जाएगा पूरा का पूरा पाकिस्तान यदि चाइना से पंगा ले लेगा। कहीं ना कहीं चाइना और भारत के बीच में जो प्रतिद्वंदिता चलती रहती है, चाहे वो समुद्री प्रतिद्वंदिता हो और मोतियों की माला, ये सारे टर्म्स हम आईआर में पढ़ेंगे डिटेल से। मोतियों की माला की जो नीति है चाइना की, उसके तहत भी कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान को एक धुरी के तौर पे प्रयोग कर रहा है ना। तो भारत के खिलाफ भी हम कह सकते हैं इसको। तो एक तो सबसे बड़ी चुनौती है चाइना पाकिस्तान संबंध है, और दूसरा है आतंक का माहौल। अपने आप में पाकिस्तान से परेशान भारत के शांति के प्रयासों में बाधा डाल रहा है। भाई आतंक तो है ही पाकिस्तान में, कहीं ना कहीं भारत को विफल करने के प्रयासों में पाकिस्तान अब खुद विफल हो रहा है ना, भुगत रहा है अब खुद। कहीं ना कहीं भारत में आतंकवादी गतिविधियों के प्रसार की योजनाएं बनाई और बहुत बार जो भी आतंकवादी हमले भारत में हुए हैं उन सब मैक्सिमम के पीछे पाकिस्तान का हाथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा सामने आया है। तो ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है इस तरीके की यदि गतिविधियां चलती रहेंगी। तो इन सब चुनौतियों का समाधान करके ही हम बेसिकली सहयोग के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि फाइनली कोई भी राष्ट्र चलता अपने राष्ट्र हितों से ही है। और यदि हमारे राष्ट्र हित पड़ोसी देशों के साथ, या यहाँ पे विशेषकर पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के साथ यदि संबंध बना के हमारे राष्ट्र हित सधते हैं, तो हमें
पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध बनाने में कोई गुरेज नहीं है। बाकायदा पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा। हम डिटेल में पढ़ेंगे भारत पाकिस्तान संबंध। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि बहुपक्षीय अब बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, तो ऐसे में समस्याग्रस्त संबंधों वाले देशों के लिए आगे का रास्ता खोजने के अवसरों के तौर पे इसे देख सकते हैं। भैया एससीओ की बैठक है या सार्क है, इस तरीके के मंचों का प्रयोग हम आपसी विवादों को सुलझाने के लिए कर सकते हैं। भारत को इस अवसर का उपयोग पाकिस्तान के साथ मतभेदों को दूर करने के लिए करना चाहिए। हमारे जितने मतभेद हैं उनको दूर करें और हम कहीं ना कहीं क्षेत्र की समृद्धि, क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर प्रयास करें, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, सिंधु जल संधि के सारे प्रावधान समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।